कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों,
एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत
5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग,
हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। जनधन, आधार, मोबाइल, जेएएम, जैम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने
देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को
दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जबरदस्त ऐलान किया गया है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज। और इस पैकेज से तमाम उस इंडस्ट्री को फायदा होगा जो छोटी बड़ी मझोली इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जमीन में है, रिफॉर्म्स में है, और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है 20 लाख करोड़ का, और प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है। इसकी डिटेलिंग आपके सामने कल रख दी जाएगी, और ये जीडीपी का 10% के बराबर है। यानी भारत की जो जीडीपी है उसके 10% के बराबर का यह पैकेज ऐलान किया गया है। दुनिया के तमाम देशों ने जो किया है उसमें किसी ने 5%, किसी ने 6%, किसी ने 7% तक किया है, लेकिन भारत ने विश्व का सबसे बड़ा, अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा पैकेज दिया है जो 20 लाख करोड़ का है, और इसमें तमाम इंडस्ट्रीज को राहत दी जाएगी। बहुत सारी डिटेलिंग इसमें आपके सामने रखी जाएगी। हमारे जो ब्यूरो चीफ है लक्ष्मण राय, वो लगातार कह रहे थे कि एक पैकेज आने वाला है, और इस पैकेज की कुछ डिटेलिंग उनके पास है। सीधे लक्ष्मण के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए, ये 20 लाख करोड़ में मुख्य तौर पे कहां कहां खर्चा किया जाएगा? आप बता रहे हैं आपके पास कुछ जानकारी है इस पे? जी बिल्कुल, ये 20 लाख करोड़ है। इसको आप इस तरीके से देखिए, इसमें रिजर्व बैंक की ओर से जो घोषणा की गई वो भी शामिल है। और ये 20 लाख करोड़ ऐसा नहीं कि चालू कारोबारी साल में खर्च किया जाना है, ये अगले 4 से 5 साल में खर्च किया जाएगा। ये 20 लाख करोड़ की रकम इतनी ज्यादा है। और आपने वाकई सही कहा, देश में एकमात्र देश ऐसा है जहां तक कि मुझे याद है जिसने जीडीपी का 10% का स्टिमुलस पैकेज दिया है। अब आगे क्या ऐलान होगा मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है वो सूत्रों के हवाले जानकारी है कि अब कल से वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
हर एक दिन बीच करके किया जा सकता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर रोज वित्त मंत्री एक सेक्टर के लिए खास ऐलान करेगी। 4 अलग अलग किस्तों में राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। पहली किस्त जो होगी उसमें सबसे ज्यादा फोकस होगा छोटे मझौले कारोबारियों पर, एमएसएमई पर। एमएसएमई को किस तरह से अतिरिक्त लिक्विडिटी मुहैया कराया जाए। दूसरा जो पैकेज होगा हो सकता है वो बहुत हद तक फोकस हो किसानों पर, एग्रीकल्चर पर। तीसरे में जो अलग अलग प्रभावित सेक्टर उस पर होगा। लेकिन सारे पैकेज में अंतिम आते आते आप देखेंगे कि रिफॉर्म पर बहुत ज्यादा जोर रहने वाला है। कोल सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, डिफेंस हो, एफडीआई हो, इन सब पे रिफॉर्म पे बहुत ज्यादा जोर रहने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की तैयारी है, जो मैं आने वाले दिनों में किस्तों में आपको बताता जाऊंगा जैसे जैसे हमें पास जानकारी आती रहेगी। करोड़ का पैकेज है और ये अब तक का सबसे बड़ा है, जीडीपी के 10% के बराबर है। अगले कुछ वर्षों में इसका खर्च किया जाना है और तमाम इंडस्ट्री इससे फायदा उठाएंगी। लैंड रिफॉर्म्स होंगे, लिक्विडिटी के तौर पे दी जाएगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। शैल भटनागर जी हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर है। शैल जी, इतना बड़ा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया हो। इवन मैं कोरोना को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी देश ने अपनी जीडीपी के 10% के बराबर का पैकेज अभी तक नहीं दिया है। और देखिए एसजीएस निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा की रैली करता हुआ दिख रहा है। जी नीरज जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर आप पिछले 20-25 मिनट से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को सुन रहे हैं तो उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल कम से कम 50 बार किया है। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप हमारे अर्थव्यवस्था को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस साइज का पैकेज आपने पिछले 25 साल में नहीं देखा है पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में। और खासकर अगर आप कंपेयर करें, चाहे यूके से कंपेयर कर लें, चाहे यूएस से कंपेयर कर लें, जापान से, चाइना से, वहां पर परसेंटेज वाइज जीडीपी के इतना बड़ा पैकेज नहीं आया है। क्योंकि हमें ये ट्रांसलेट करना है कि इसमें कौन कौन से शेयर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, लगभग 40% मैन्युफैक्चरिंग हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। तो आप ध्यान दीजिए, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं इसमें मारुति, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ देखते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल के लिए आप वोकल रहिए, अपने देश का बनाया हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो डिक्सन एंड एम्बर ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। केमिकल स्पेस में भारत का वर्चस्व आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले 6 महीने से। एसआरएफ, नवीन फ्लोरीन और इंडियन IOLCP जो कंपनी है, यहाँ ध्यान दीजिए। डिफेंस में आप निर्भरता आते हुए देखेंगे तो ऑब्वियसली BEML और BDL है। और अगर पूरी दुनिया अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत कर रही है तो 3 ही कंपनीज हैं जिनकी मजबूती आप देखते ही बनती है, TCS, इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज। नीरज जी, मैं बस 1 सेकंड और लूंगा। फार्मास्यूटिकल्स का लोहा हमारे देश का पूरी दुनिया ने माना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। सन फार्मा, लुपिन और डॉक्टर रेड्डीज। बिल्कुल तैयारी कीजिए कल के बाजार में शानदार रैली की, और गांठ बांध के रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, शानदार आपको तेजी आती हुई दिखेगी बाजार में। बिल्कुल जबरदस्त टेक ऑफ के लिए तैयारी है इकोनॉमी की, मार्केट की, और जो तमाम बड़ी निराशा लग रही थी वो खत्म होती हुई दिखेगी। और जो बात आपने कही सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होना है और लोकल को वोकल के साथ एक्सेप्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे लिए जो ये आपदा आई है इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और अपने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दें, उनका इस्तेमाल करें और गर्व के साथ इस्तेमाल करें। यानी सीधा मैसेज यह है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देवेंद्र चौकसी जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का अगले कुछ वर्षों में रोल आउट होगा और इकोनॉमी के हर पहलू को टच किया जा रहा है, यहां पे हर तरीके से मदद की जा रही है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस पैकेज को? डेफिनेटली आई थिंक 2 या 3 चीज के ऊपर इंडिया की 10% जीडीपी जो है उसका आई थिंक आपने सबसे बड़ा आई थिंक एक अटैक किया है कि 10% ऑफ इंडिया जीडीपी विल बी अनाउंस्ड एज अ पैकेज। तो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज आई थिंक इज ट्रांसलेटिंग टू 10% ऑफ जीडीपी व्हिच इज अ बिग थिंग। सेकंड थिंग आई थिंक उसके अंदर जो उन्होंने बताया उसकी हम डिटेल देखेंगे। आई थिंक MSME, फार्मर्स, इंडस्ट्री और टैक्सपेयर, ये चार कंपोनेंट को कवर किया जाएगा। So which means that I think here the finance minister will come up with I think all 4 different measures coming into this area. और I think जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ आई थिंक कंट्री के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए आई थिंक जो प्रयत्न किए जाने वाले हैं उसके अंदर लैंड, लेबर और लॉज, ये तीनों का उन्होंने समावेश अच्छी तरह से कर लिया है।
along with that I think they are going to be providing, I think, working on the liquidity. तो मैं समझता हूँ कि I think this is an optimism that is basically I think coming out कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छा समझा मुझा हुआ एक I think उन्होंने मेजर रखा हुआ है कि ये समय के अंदर इकोनॉमी को बाहर भी निकालना है, इकोनॉमी को एक ग्रोथ पाथ के ऊपर भी लेके जाना है और लॉकडाउन 4 के अंदर नई कंडीशन के साथ में इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ानी है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा आई थिंक एक रोड मैप सेट किया है। तो डेफिनेटली मैं शैल के साथ सहमत हूँ। आई थिंक ये मार्केट के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। आगे के समय के लिए आई थिंक हम अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ आगे देख सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए। और हमारे साथ बहुत विशेष पैनल है जिसके साथ हम चर्चा कर रहे थे जब स्पीच शुरू होने वाली थी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक विंग के हेड हैं। गोपाल जी, हम लोग अंदाजा लगा रहे थे और आपने कुछ अंदाजा हमें दे दिया था जिसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि कुछ बड़े पैकेज, कुछ बड़ा रोड मैप सामने आने वाला है और वो 20 लाख करोड़ के पैकेज के रूप में सामने आया है। बहुत बड़ा पैकेज है, मुझे नहीं याद आता इतना बड़ा कभी पैकेज ऐलान किया गया है भारत में, 10% जीडीपी के बराबर। आपका अंदाजा सही निकला। बताइए, ये अब अगले कुछ दिनों में रोल आउट होगा, क्या अंदाजा है कि कहां सबसे ज्यादा फोकस होगा? एक तो बात जो मुझे समझ में आ रही है कि लोकल इंडस्ट्री को बहुत मदद दी जाएगी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि एमएसएमई, एसएमई को जबरदस्त सपोर्ट दिया जाएगा इस पैकेज में। बिल्कुल, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आरबीआई का क्रेडिट सप्लाई जो किया था उसमें एमएसएमई और एनबीएफसी पूरी तरह से उस क्रेडिट का फायदा नहीं ले पाए, जबकि बैंकों ने उसको काफी पुश किया कि वो जो ट्रांसमिशन हो लो इंटरेस्ट रेट का भी और क्रेडिट का भी, उन्होंने ऑटोमेटिक लिमिट भी बढ़ा दी। लेकिन सरकार के ध्यान में पूरी तरह से आ गया था कि उनको एसएमईज को वर्किंग कैपिटल और जो इतने 2 महीने में जो कैपिटल है उनका वो काफ़ी इरोड हो गया क्योंकि उनका खर्चे में पैसा लग गया। तो वह कैपिटलाइजेशन उसके लिए अवेलेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। और एसएमई जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है क्योंकि जैसे ही ये इंडस्ट्री लॉकडाउन भी खुलेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, स्टेज बाय स्टेज हम इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे अब पहले भी आपके पैनलिस्ट और सब आप लोग भी बोल रहे थे कि सेक्टोरल भी खोलना है और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लेके आगे बढ़ाना है, इसको स्केल अप करना है स्टेप बाय स्टेप में। लार्ज इंडस्ट्री जैसे मारुति वगैरह से बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे अगर हम कार बनाना भी शुरू कर दें तो मार्केट में बेचेंगे कहाँ। तो इसलिए जो तरीका है, जिस तरह से सोच है प्रधानमंत्री जी की कि स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो जब से 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ है तब से उन्होंने क्लियर कट रोड मैप पे हम सबको आगे ले जा। और हम लोग भी पूरी तरह से इसी बात पे दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ थे कि अब इकोनॉमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं, सारा मंत्रालय, गवर्नमेंट, पार्टी, सब लोग अर्थव्यवस्था पे फोकस किए हुए हैं और हम इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। विश्व भी जानता, मैंने पीछे अभी इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था जहां पे 35 प्रदेश के थे, तो उन लोगों ने भी यह कहा कि भारत में बहुत कंपनियां शिफ्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग चाहती हैं, तो उसके लिए लैंड, लेबर, ऐसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म भी करने हैं और आर्थिक रूप से उनको हैंड होल्डिंग भी करनी है। तो मुझे लगता है कि जो लोगों को कुछ भी डाउट था वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भारत वी शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था की आगे जाके देखेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इधर उधर की अगर आप खबरें देखें जो बहुत सारी निकल के आ रही, करीब 1000 कंपनियां हैं जो भारत में अपने बेस को शिफ्ट करना चाहती हैं। ये आप देखेंगे तो मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं। और ये भी खबर है कि भारत ने लैंड के तौर पे एक बहुत बड़ा पार्सल तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां पे जो माइग्रेट होकर कंपनियां आएंगी चीन से या कहीं और से, उनको वहां पे किया जाएगा। तो एक लैंड बड़ा इश्यू भारत में होता था, उसकी तैयारी भी सरकार ने पहले कर रखी है। अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 20 लाख करोड़ की पैकेज की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। अभय दुबे जी, आपके पास आता हूं। बहुत बड़ा पैकेज है और 4 चीजें जो मोदी जी ने कही हैं उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द बार बार कहा है और उन्होंने कहा जहां चाह है वहां राह है और इस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने 5 पॉइंट गिनाए कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जिसको हमें मजबूत करना वह है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर फिर दूसरा पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट आता है अपने सिस्टम को दुरुस्त करना है। मेरे साथ केकी मिस्त्री जी जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। मिस्त्री साहब, बहुत बड़ा पैकेज, एक 20 लाख करोड़ का सरकार ने ऐलान कर दिया है
कैसे देखते हैं आप, कितना बड़ा सपोर्ट इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, लिक्विडिटी के लिए है ये? अभी एग्जैक्ट डिटेल्स हमें देखनी चाहिए बिफोर वी कैन कमेंट ऑन दैट, बट डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट व्हिच हैज बीन यूज्ड अप. 20 लाख crores इज अ लॉट ऑफ मनी. तो मेरे हिसाब से अभी क्या डिटेल्स है, कैसे होगा, वो सब हमें देखना चाहिए. मेरे हिसाब से 3-4 चीज करना इंपॉर्टेंट है. एक तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने की जरूरत है. देखिए, ये आप फ्री फूड देंगे, फ्री पैसा देंगे, वो सब ठीक है थोड़ा टाइम के लिए, बट इन द लॉन्ग टर्म यू हैव टू क्रिएट जॉब्स, क्योंकि लोगों को जॉब मिलना चाहिए. जब भी नॉर्मल सी आएगी सिस्टम में 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद, व्हेनेवर कंप्लीट नॉर्मलसी कम्स इन, यू हैव टू हैव इनफ जॉब्स फॉर पीपल. तो जॉब क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए क्या क्या सुविधा करेगी, व्हाट इज बीइंग डन, दैट वी हैव टू सी. जो सेक्टर्स जॉब्स क्रिएट करते हैं, एसएमईज, रियल एस्टेट को तो बहुत जॉब्स क्रिएट करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है वो जरा देखने की जरूरत है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट द गवर्नमेंट मस्ट रेज मनी possibly through tax-free bonds. Tax-free bonds से आपकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी, and use that money for investing in infrastructure and creating jobs. आप सही कह रहे हैं कि एक सस्टेनेबल मॉडल की जरूरत होगी, डिटेलिंग आएगी. लेकिन मैं जो आपसे बातचीत के जब सवाल पूछा तो उस समय मैं कह रहा था कि उन्होंने 4-5 चीजों को हिंट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम का मतलब ब्यूरोक्रेसी, जो रेड टेपिज्म है उसको ठीक करना. दूसरा उन्होंने बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना, यानी यंग पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड करना. और अंत में उन्होंने बोला कि डिमांड जनरेट करना हमारी प्रायोरिटी होगी. तो ये जो 4 चीजें उन्होंने बताई थी, 5 चीजें, ये शायद एक मोटा खाका उन्होंने रखा था कि ये 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल कहां हो सकता है. इनकी तो डिटेल्स हमें अभी देखनी चाहिए. वी नीड टू सी व्हाट द डिटेल्स आर, बट जो आपने जो बताया है, दीज आर द थिंग्स वेयर बेसिकली जॉब क्रिएशन कहाँ होता है, उस इंडस्ट्रीज को आपको भी इनकरेज करनी चाहिए. अच्छा सर, एक सवाल और आप इससे पहले जाए कि जो लिक्विडिटी की बड़ी एक समस्या थी हमारी एमएसएमई के लिए, जो बहुत सारी एनबीएफसीज हैं उनको दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए आरबीआई ने कुछ अरेंजमेंट किया था. लेकिन अब इस पैकेज में भी कहा गया है, मोदी जी ने भी अपनी बात में रखा है कि लिक्विडिटी भी एक अहम हिस्सा है जिसको एड्रेस किया जाएगा. हाँ जी, वो देखना चाहिए. वी नीड टू सी व्हाट अरेंजमेंट हैज बीन मेड. जो लिक्विडिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिस्टम के लिए. लिक्विडिटी अगर सस्टेन हुई, इफ आरबीआई कीप्स पंपिंग इन लिक्विडिटी, मेरे हिसाब से इट विल बी वेरी गुड फॉर द सिस्टम. सो आपको लगता है कि एक बेहतरीन पैकेज है, अनप्रेसिडेंटेड है, और ये वक्त की बहुत जरूरत है? तो बहुत है. इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन से मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है. जी, इंडस्ट्री की उम्मीद से ज्यादा है. देखिए, हमेशा मोदी जी उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं. दुबे जी, आपके पास आता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि साहब आपका. मैं आपसे कह रहा था कि 4-5 चीजें गिनाई हैं और इकोनॉमी की जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, एक बड़ा बूस्टअप उन्होंने दे दिया है. दुबे जी. जी. हाँ, देखिए, उनके मोदी जी के आलोचकों ने और मोदी जी के प्रशंसकों ने दोनों ने मिलाकर जो सुझाव दिए थे, वो सारे के सारे सुझाव इस पैकेज की घोषणा में उनका समाहार हो गया है. और एक तरह से देखा जाए, मैं कह रहा था कि गेंद मोदी जी के पाले में है और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से खेला है. 20 लाख करोड़ का पैकेज, यानी कि भारत का 200 लाख करोड़ रुपए का जो कुल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसका 10%. कई लोगों ने इस आंकड़े को सामने रखा था. ये आंकड़ा, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट को मैं दोनों को रोज पढ़ता हूं, तो कई बार मेरे सामने ये आंकड़ा आया और मैंने इस आंकड़े के बारे में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए के इस आंकड़े का प्रयोग करेंगे और इसका एक पैकेज घोषित करेंगे. पहले जो राहत की घोषणा हुई थी वो करीब कुल जीडीपी का 0.8% थी, और राज्यों ने जो थोड़े बहुत पैकेज घोषित किए थे उन सबको मिलाकर हम लोग 1.5 से लेके 2% पर पहुंच पाए थे. इसका मतलब मोदी जी ने उसके ऊपर 18% और जीडीपी के हिस्से की घोषणा की है. ये एक बहुत ही बड़ा पैकेज है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, मुझे याद आ रहा है 1990 का दिन. 1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत भीषण संकट के दौर से गुजर रही थी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और उस वक्त मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और मनटोक सिंह अहलूवालिया की तिकड़ी ने मिलकर भारत को भूमंडलीकरण के रास्ते पर डाला था.
बीच में उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक भारतीय अर्थव्यवस्था 8% की दर से ग्रो करती, 8% की दर से बढ़ती रही। ये उसी जो 1990 में हुआ था उसका परिणाम था। वो एक बड़े संकट का फायदा उठाकर उसको अवसर में बदला गया था। आज फिर मोदी जी ने लगभग उससे मिलता जुलता या उससे भी बड़ा काम करने की घोषणा की है। एक जो बहुत बड़ा आर्थिक संकट था, इस आर्थिक संकट को वो एक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कुछ दिनों बाद उन्होंने एक भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश की थी, जो काफी विरोध के बाद उन्होंने उसको वापस ले लिया था। कई बार अध्यादेश जारी किया लेकिन वापस ले लिया। लेकिन अभी उन्होंने लैंड रिफॉर्म की जो चर्चा की है, मुझे याद आ रहा है कि उसी किस्म की चीज किसी दूसरे रूप में आप भी अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा कर रहे थे मुझसे बात करने से पहले, ये चीज आने वाली है। तो अब देखा जाए तो सरकार पैसा देगी, रिजर्व बैंक नोट छापेगा और लोगों के पास में नकदी पहुंचेगी, लिक्विडिटी होगी, लोगों के पास मदद पहुंचेगी, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी, वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी और कोशिश की जाएगी इस अर्थव्यवस्था को दोबारा किक स्टार्ट किया जाए और नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। परफेक्ट। तो ये एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज ऐलान किया। शैल जी, आप कोई पॉइंट बनाना चाहते थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए, फिर इसके बाद मैं दिलीप भट्ट साहब के पास चलता हूं। शैल जी। जी नीरज जी, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि पिछले 2 हफ्तों में 2 बहुत जबरदस्त फेरबदल आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखे हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज पाटिल ने बहुत सारे लेबर लॉज आपको बदलते हुए देखे हैं। और ये 2 हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट्स हैं। वो जो आप हेक्टेयर्स की बात कर रहे हैं, 4 लाख हेक्टेयर जगह जो बनाई जाएगी 1000 कंपनीज के लिए, वो उम्मीद की जा रही है कि जो चेंज लेबर लॉज हैं वहां पर आपको होती हुई दिखेगी। एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा था कि हमारी जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है, जो थोड़ी चरमरा रही है पिछले 5-1 साल से, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये उसके थ्रू रूट किया जाएगा। तो जो आप 12 साल, 14 साल, 15 साल के लोज लगते हुए देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स पर, या जो आप कट्स देखते हुए आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, ये शायद आपको हटते हुए दिखे। ये वैल्यूएशंस जो 10-10, 12-12 साल के एवरेजेस पर चल रही हैं, ये आपको वापस स्विंग करती हुई दिखेंगी एक अच्छे हरे निशान की तरफ। नीरज जी कि एक बड़े पिलर हैं, और जो मोदी जी की बात मुझे बार बार हो रहा है कि याद आ रही है उस स्पीच में कि पहले जब उन्होंने पूरी भूमिका बनानी शुरू की तो ऐसा लगा कि शायद केवल मनोबल बढ़ाने के लिए बात करें, लेकिन जैसे जैसे वो आत्मनिर्भर शब्द बार बार यूज कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल रहा था कि कोई एक बड़े पैकेज का, एक बड़े रोड मैप का ऐलान होने वाला है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है यहां पे, ब्रेक से तुरंत लौट के आते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे और वृहद स्तर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए कितना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।